आज हम करेंगे शेरशाह सूर का शासन प्रबंध। शेरशाह सूर जिसने कि हुमायूं को भारत से निष्कासित किया था और सूरवंश की स्थापना की। यद्यपि उसका शासनकाल का बहुत कम अवधि 1540 से 1545 रहा, फिर भी उसने अपने शासनकाल में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित कर दी जिसका उसका मध्यकालीन भारत में उसका नाम बड़ी आदर से लिया जाता है। उनमें ही एक थी शेरशाह का शासन प्रबंध। शेरशाह की शासन पद्धति जिसके बारे में काफ़ी मतभेद है और डॉक्टर के.आर. कानूनगो जिन्होंने ये मत निर्धारित किया है कि वह अकबर मान से अधिक रचनात्मक, पृथ्वी और संबंध व्यक्ति था और बड़ा राष्ट्र निर्माता था, जबकि डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी, डॉक्टर पी.एस. के अनुसार शेरशाह केवल एक सुधारक था, किसी नवीन पद्धति उसके द्वारा प्रचलित नहीं थी। उनके अनुसार शेरशाह की सफलता को इतना अधिक महत्व दिया गया है जितना वास्तव में उसका अधिकारी नहीं था। फिर भी जो भी हो, शेरशाह मध्यकालीन भारत के महान शासन प्रबंधकों में से एक था। उसकी सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने प्राचीन संस्थाओं में नवीन सुधार संस्कार कर उन्हें लोक कल्याण का महत्वपूर्ण साधन बना दिया। सबसे पहले लेंगे केंद्रीय शासन प्रबंध। दिल्ली सल्तनत के शासकों की भांति शेरशाह भी एक निरंकुश शासक था और उसकी शक्ति एवं सत्ता अपरिमित थी। शासन नीति और दीवानी तथा फौजदारी मामलों के संचालन की शक्तियां राजा के हाथों में केंद्रित थीं। उसके मंत्री स्वयं निर्णय नहीं लेते थे, बल्कि वे केवल उसकी आज्ञा का पालन करते थे, उसके द्वारा दिए गए कार्यों की पूर्ति करते थे। शासन की संपूर्ण शक्तियां शेरशाह में केंद्रित थीं। उसने अपने प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्न विभागों की स्थापना की थी। पहला, दीवान वजारत। इस विभाग का मंत्री वजीर कहलाता था, वित्त एवं लगान संबंधी कार्य करता था। दीवान आरिज, यह विभाग आरिज ममालिक के अधीन था, यानी कि सेना का अनुशासन, प्रबंध, भर्ती का कार्य उसी के सपुर्द था। सेना के वेतन वितरण का प्रबंध भी उसे ही करना पड़ता था। सैनिक कार्यों में व्यक्तिगत रुचि होने के कारण शेरशाह ने इस विभाग में बहुत हस्तक्षेप किया। दीवाने रसालत, यह एक प्रकार से विदेश मंत्री के अधीन था। विदेशों से आने जाने वाले राजदूतों, राज प्रतिनिधि मंडलों से संपर्क स्थापित करना इसका प्रमुख कर्तव्य था। कूटनीतिक पत्र व्यवहार भी यह देखता था। दीवाने इंशा, यह विभाग के मंत्री को शाही घोषणा पत्र और संदेश लिखने का कार्य करना पड़ता था। गवर्नर तथा स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार करना भी सरकारी रिकॉर्ड को संभाल कर रखने के कार्य भी इसी का था। इसके अतिरिक्त दीवाने कजा डाक चौकी के विभाग थे। दीवाने कजा मुख्य काजी के अधीन था, जिसका कार्य अभियोगों की सुनवाई करना तथा निर्णय देना था। दरोगा डाक चौकी राज्य का गुप्तचर विभाग था, जो राज्य में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का समाचार शासक तक पहुंचाता था। डाक व्यवस्था की देखभाल भी यही विभाग करता था। इसके अतिरिक्त बादशाह के महलों तथा नौकर चाकरों की व्यवस्था के लिए भी एक अलग अधिकारी रहता था। दूसरा लेंगे प्रांतीय शासन प्रबंध। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शेरशाह ने साम्राज्य को अनेक भागों में बांट रखा था, जो कि राज्य में सरकार का सबसे बड़ा खंड कहलाता था तथा प्रांत अकबर के महान आविष्कार थे। किंतु डॉक्टर पी. सरन के अनुसार अकबर से पहले भी विद्यमान थे। यह कहना गलत है कि प्रशासन के लिए सरकार एक सबसे बड़ा खंड था। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव ने इसके बीच का मत स्थापित करते हुए लिखा है, सरकार ऐसे प्रांतीय प्रशासनिक खंड थे जो कि प्रांतों से मिलते जुलते थे, जो एकता कहलाते थे और प्रमुख अधिकारियों के अधीन रहते थे। शेरशाह के समय में फौजी गवर्नरों की नियुक्ति भी होती थी। फिर भी शेरशाह की प्रांतीय प्रशासन का प्रबंध स्पष्ट नहीं है। नंबर 1, सरकारें। प्रांत सरकारों में बटे हुए थे। अब्बास खां सरवानी के अनुसार शेरशाह के सल्तनत में 66 सरकारें थीं। प्रत्येक सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे, सिकदार ए सिकदारान और मुंसिफ ए मुंसिफान। सिकदारान सरकार के प्रशासन का अध्यक्ष होता था और प्रशासनिक कार्यों की निरीक्षण करता था। मुंसिफ ए मुंसिफान मुख्यतः एक राजस्व अधिकारी था, जो राजस्व की वसूली करता, दीवानी मुकदमों का फैसला करता और अपने अधीन मुंसिफों के कार्यों की देखभाल करता था। सेकंड, परगने। प्रत्येक सरकार कई परगनों में व्यक्ति थी।
शेरशाह ने प्रत्येक परगने में एक सिकदार, एक अमीन, एक पोद्दार, 2 कानूनगो यानी लिपिक नियुक्त किए थे। सिकदार के साथ एक सैनिक दस्ता होता था जो परगने में शांति स्थापित करता था। मुंसिफ का कार्य दीवानी मुकदमों का फैसला करना और भूमि की नाप एवं लगान निश्चित करना था। इसके अतिरिक्त कानूनगो भी होता था जो अर्ध सरकारी अधिकारी माना जाता था और परगने लगान संबंधी मामलों की पूरी जानकारी रखता था। कारकुनों का मुख्य कार्य राजस्व का लेखा जोखा रखना था। गांव शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। सरकार की ओर से वहाँ कोई अधिकारी नियुक्त नहीं था, परंतु गांव में मुकद्दम यानी मुखिया, पटवारी, चौकीदार आदि को सरकार स्वीकार करती थी और शासन में इनकी सहायता लेती थी। गांव में शांति और व्यवस्था की रक्षा का उत्तरदायित्व मुकद्दम यानी मुखिया का होता था। वह अपराधियों का पता लगाता। शेरशाह ने स्थानीय उत्तरदायित्व को महत्व दिया। वह जानता था कि चोरी डकैती होती है और स्थानीय अधिकारियों का हाथ होता है, अतः मुकद्दम अपराधियों को पकड़ने में असफल रहता तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। मुकद्दम के अतिरिक्त पटवारी और चौकीदार होते थे। पटवारी भूमि कर का लेखा रखता था और चौकीदार उसकी सहायता करता था। भू राजस्व व्यवस्था, मालगुजारी की व्यवस्था शेरशाह का प्रमुख कार्य माना जाता है। उसने अपने पिता की जागीर का प्रबंध करते समय भू संबंधित समस्याओं की अच्छी जानकारी प्राप्त की थी। यही कारण है कि शासक बनने के बाद एक श्रेष्ठ भूमि कर व्यवस्था स्थापित की। इस व्यवस्था की 3 विशेषता थी। प्रथम, शेरशाह ने सदैव के लिए निर्णय कर लिया था कि मालगुजारी की दर को खेत की वास्तविक नाप पर आधारित होना चाहिए। दूसरा, प्रमुख फसलों पर मालगुजारी यथासंभव नकद वसूल की जानी चाहिए तथा तृतीय, भूमि की नाप के लिए सल्तनत में एक मापदंड नियत होना चाहिए। इस प्रकार शेरशाह ने गांव में खेती योग्य भूमि की पैमाइश करवाई। उसने लगान निश्चित करते समय 3 प्रणालियाँ गल्ला बख्शी अथवा बटाई, नस्क या कनकूत तथा नगद या जब्ती के द्वारा निश्चित की गई। शेरशाह द्वारा इस व्यवस्था को स्थापित करने में 3 वर्ष का समय लिया गया। 3 वर्ष की एक औसत निकाला गया जिसमें कि प्रति बीघा प्रति वर्ष के हिसाब से लगान निश्चित हो गया था। चाहे खेत कितनी पैदावार हो अथवा न हो, इन प्रणालियों से किसान को बटाई प्रणाली सबसे ज़्यादा पसंद थी। शेरशाह किसानों का पूरा ध्यान रखता था। उसका विश्वास था किसानों का हित करने में सरकार को सदैव लाभ पहुंचता है। शेरशाह की आज्ञा अनुसार राजस्व निर्णय के समय किसानों को सदैव नम्रता का व्यवहार किया जाता था, किंतु मालगुजारी के संग्रह के समय नहीं। लगान के अलावा किसानों को 2-3 कर और लिए जाते थे। लगान के अतिरिक्त सरकार किसान से ज़मीन का सर्वे करने वालों का मेहनताना और कर वसूल करने वालों की मेहनताना का भी वसूली करती थी। ये अतिरिक्त कर जो जरीवाना और महईसिलाना कहलाते थे, प्रत्येक को अदा किए हुए लगान का 2.5% से 5% तक देने पड़ते थे। इसके अतिरिक्त संपूर्ण लगान का 2.5% कर अनाज या नगद के रूप में देना पड़ता था, जो एक प्रकार से खाते में जमा होता था। अब लेंगे शेरशाह की न्याय व्यवस्था। शेरशाह एक न्यायप्रिय शासक था। उसकी न्याय व्यवस्था उच्च आदर्शों पर अवलंबित थी। वह कहा करता था, न्याय करना सभी धार्मिक क्रियाओं में सर्वोत्तम है। इस बात को मुसलमान और काफिर दोनों के बादशाह मानते हैं। गरीब और कमज़ोर लोगों को अनाचार व अन्याय से बचाने से शेरशाह विशेष रुचि लेता था। उसने अत्याचारियों का कभी भी पक्ष नहीं लिया, चाहे वे उसके रिश्तेदार हों, प्रिय पुत्र हों या उसके प्रसिद्ध सरदार हों। वह उनको दंड देने में देर न करता, उन पर दया न दिखाता। अपराध की गंभीरता के अनुसार कैद, कोड़े, हाथ पैर काटना, सूली, जुर्माना, फांसी इत्यादि दंड दिए जाते थे। कभी कभी चोरी और घूस अपराध पर भी प्राण दंड दिया जाता था। शेरशाह के न्याय का आदर्श था इंसान और ईमान का बर्ताव। वह अपने राज्य में का प्रमुख न्यायाधीश था, सबसे बड़ा न्यायाधीश था। प्रत्येक बुधवार शाम को उसकी कचहरी लगती थी एवं जहाँ पर प्रमुख काजी होते थे
प्रत्येक सरकार के मुख्य सिकदार फौजदारी मुकदमे और मुख्य मुंसिफ दीवानी मुकदमों की सुनवाई करते थे। परगनों में यह कार्य अमीन करते थे। इस प्रकार शेरशाह की न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी थी। पुलिस प्रशासन, शेरशाह के शासनकाल में सेना ही पुलिस का कार्य करती थी। विदेशी आक्रमण तथा आंतरिक विद्रोह से देश की रक्षा करना तथा प्रजा के बीच शांति स्थापित करने का कार्य सेना को ही करने पड़ते थे। सरकार में शांति और व्यवस्था बनाए रखना मुख्य सिकदार का कर्तव्य था। परगने में यह कार्य सिकदार करता था। इन अफसरों को अपने अपने क्षेत्रों में चोरी, लुटेरों और बदमाशों पर कड़ी नज़र रखनी पड़ती थी और अपराधियों को दंड देना पड़ता था। जहाँ तक गाँवों का प्रश्न है, शेरशाह ने स्थानीय उत्तरदायित्व की प्रथा को प्रचलित किया था। उसने सारी जिम्मेदारी मुकद्दम की थी। अब अब्बास खां सारवानी ने लिखा है कि शेरशाह के राजकाल में यात्रियों व अन्य मुसाफिरों को पहरा रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, न ही रेगिस्तान के बीच में लूट लिए जाने का भय। वे रात्रि में चाहे रेगिस्तान में हों या बस्ती में प्रत्येक स्थान पर निर्भय होकर पड़ाव डालते थे। वे मैदान में अपना सामान और बहुमूल्य वस्तुएं रखकर अपने खच्चरों को चरने के लिए छोड़ देते थे और निशंक होकर शांतिपूर्वक इस प्रकार सो जाया करते थे जैसे अपने घरों में सोते थे। इस प्रकार शेरशाह की पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी थी और डाकू शेरशाह द्वारा दिए गए जाने वाले दंड के डर से उसके निकट नहीं जाते थे। सैन्य व्यवस्था, शेरशाह ने सैनिक व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया। उसने अलाउद्दीन खिलजी की तरह स्थायी सेना रखने की नीति अपनाई। सैनिकों की भर्ती, वेतन की समय पर अदायगी, सैनिकों की तरक्की जैसे मामले शेरशाह स्वयं ध्यान देता था। वह उनकी सुविधाओं का ख्याल रखता, अपने सामने आने देता, उन्हें संतुष्ट रखने का प्रयत्न करता था। घुड़सवारों के घोड़े ठीक उसी प्रकार दागे जाते थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय में दागे जाते थे। शेरशाह की रीति यह थी कि घोड़ों को दागे बिना वह उसके आदमियों को वेतन नहीं चुकाता था। उसके अलावा वह प्रत्येक सैनिक का हुलिया लिखवाता था। इस व्यवस्था के कारण अब मरियल घोड़े और सैनिकों के निरीक्षण के समय व्यक्ति को लाना असंभव हो गया था। सेना को कई भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग में एक योग्य सेनापति के अधीन किया गया था। शेरशाह के पास एक अच्छा तोपखाना था। 1.5 लाख घुड़सवार, 25,000 पैदल सेना और 500 हाथियों की स्थायी सेना राजधानी में रहने के अलावा प्रमुख स्थानों पर सारे राज्य में सैनिक दस्ते तैनात कर रखे थे। शाही सेना के अतिरिक्त जमींदारों के भी दस्ते रहते थे। सेना की कुल संख्या 4 लाख से कम नहीं थी। मार्ग एवं सराय, शेरशाह ने अपने समय में कई सड़कों का निर्माण करवाया, पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाई। उसके द्वारा बनाई गई 4 सड़कें प्रसिद्ध हैं। एक पूर्वी बंगाल से सोनार गांव से लेकर आगरा, दिल्ली, लाहौर होती हुई पंजाब तक जाती थी। दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर, तीसरी आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक और चौथी लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष और फलों के वृक्ष लगवाए गए थे। शेरशाह ने इन सभी सड़कों पर प्राय 2-2 कोस की दूरी पर सराय बनवाईं। विभिन्न मार्गों पर सब मिलकर 1700 सराय थी, जहां हिंदू और मुस्लिम यात्रियों के ठहरने की अलग अलग प्रबंध किया गया था। यात्रियों के लिए बिस्तर, भोज्य सामग्री, पके भोजन का प्रबंध था और घोड़े और मवेशियों के लिए दाने और घास की सुविधा थी। इनके व्यय के लिए सरायों के आसपास की भूमि सराय के नाम कर दी गई थी। डॉक्टर कानूनगो के शब्दों में ये सराय साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ थीं और ये सराएं व सड़कें शेरशाह के शासन की सफलता के लिए इसलिए भी आवश्यक थी क्योंकि प्राय अधिकारियों का स्थान परिवर्तन, व्यवसाय संचालन और सैन्य दलों का निरंतर आना जाना बना रहता था। इसके अलावा ये सराएं डाक विभाग तथा डाक चौकियों का काम करती थी। गुप्तचर एवं डाक व्यवस्था, शेरशाह के ने डाक चौकी और गुप्तचर विभाग का संगठन दरोगाई डाक चौकी के अधीन रखा था। उसके अंतर्गत अनेक समाचार लेखक थे जो साम्राज्य के प्रत्येक भाग के शासकों का संकलन करते थे। उससे प्रत्येक भाग से नित्य खबर पहुंचाने के लिए 3400 घोड़े नियुक्त किए थे। यह विभाग ऐसी कुशलता से कार्य करता था कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को घटना का पता लगने से पहले शेरशाह को उसका पता चल जाता था। शेरशाह की शासन व्यवस्था की सफलता काफ़ी हद तक इस पर निर्भर थी। इसके अतिरिक्त व्यापार वाणिज्य उसके समय में काफ़ी उत्तम तरीके का था क्योंकि व्यापारियों की सुरक्षा थी, इसलिए व्यापार मुद्रा व्यवस्था शेरशाह ने
सुधारों में मुद्रा व्यवस्था का सुधार महत्वपूर्ण स्थान है। उसने पुराने और घिसे सिक्कों और पुराने शासकों के प्रचलित सिक्कों को बंद करवा के स्थान पर सोने, चांदी और तांबे के नए सिक्के चलवाए। दान पुण्य एवं इमारतें। शेरशाह एक धर्मनिष्ठ शासक था। उसने अपंगों, बूढ़े, अपाहिजों, विधवाओं, विद्यार्थियों और विद्वानों की परवरिश की और उसके पूर्ण उत्तरदायित्व का प्रबंध किया। यहाँ तक कि शाही रसोई में सिपाहियों का या फकीर किसानों को भोजन की आवश्यकता होती थी मिल जाता था। इस प्रकार शेरशाह को इमारतें बनवाने का शौक था। उत्तर पश्चिमी सीमा में उसने सुरक्षा के लिए झेलम पर रोहतासवास गढ़ का निर्माण करवाया, जो कि विशाल और शानदार दुर्ग बनवाया। प्रत्येक सरकार में उसने उपयुक्त स्थान पर ऐसे दुर्ग बनवाए जहाँ संकट के समय में उत्पीड़ित लोग शरण ले सकें। इस प्रकार शेरशाह ने दुर्गों का निर्माण, पूरे राज्य में दुर्गों का जाल बिछा दिया। डॉक्टर कानूनगो ने लिखा है कि वह प्रत्यक्ष में इस्लामी होते हुए भी हिंदुत्व युक्त था। कर्निगम ने तो दबी जवान में इसको ताजमहल से भी अधिक पसंद किया है, जबकि हेवेल को शेरशाह का व्यक्तित्व दिखाई देता है। सहस्राम में झील के बीचों बीच उसने चबूतरे बना हुआ शेरशाह का मकबरे निसंदेह भारत की श्रेष्ठ इमारतों में से एक है और ऐश्वर्य तथा स्वरूप की दृष्टि से वह पुरानी इमारतों में अनुरूप है। थैंक यू।